नमस्कार साथियों। आज हम कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक के अंतर्गत वन एवं वन्य जीव संसाधन के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे। वन कितने प्रकार के होते हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कौन कौन सी प्रजातियाँ हैं और वन्य जीव संसाधन क्या हैं, इनका प्रतिशत कहाँ पर कितना है, इन सभी के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है। आइए देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। यहाँ पर इतना कुछ खास नहीं है, केवल भूमिका बनाई गई है। चैप्टर की शुरुआत थोड़ा आगे से होगी, लेकिन फिर भी इसके बारे में जान लेते हैं। इस ग्रह पर हम सूक्ष्म जीवाणु और बैक्टीरिया, जोंक से लेकर वटवृक्ष, हाथी और ब्लू व्हेल तक करोड़ों दूसरे जीवधारियों के साथ रहते हैं। यह पूरा आवासीय स्थल जिस पर हम रहते हैं अत्यधिक जैव विविधताओं से भरा हुआ है। कहने का मतलब है, जिस स्थलखंड पर हम रहते हैं, जिस ग्रह पर हम रहते हैं, वहाँ पर छोटे बड़े जीव जंतु, जीवाणु, बैक्टीरिया से लेकर बड़े बड़े वृक्ष जैसे वटवृक्ष और जीव जंतु, हाथी, ब्लू व्हेल, करोड़ों जीवधारी रहते हैं। यह पूरा आवासीय स्थल जिस पर हम रहते हैं अत्यधिक जैव विविधताओं से भरा हुआ है। मानव और दूसरे जीवधारी एक जटिल पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। कौन पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण कौन करता है? मानव और दूसरे जीवधारी, ठीक, जिसका हम मात्र एक हिस्सा हैं। अपने अस्तित्व के लिए इसके विभिन्न तत्वों पर निर्भर रहते हैं। उदाहरणतः वायु हमें, जिसमें हम सांस लेते हैं, कहने का मतलब है हम किन किन तत्वों पर आधारित हैं या किन किन तत्वों पर हम निर्भर रहते हैं। उसमें एक है वायु, दूसरा है जल जिसे हम पीते हैं, और मृदा या अनाज, मृदा जो हमें अनाज पैदा करती है। इसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। पौधे, पशु और सूक्ष्मजीवी इनका पुनः सृजन करते हैं, वन पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कौन? वन पारिस्थितिकी तंत्र में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि ये प्राथमिक उत्पादक हैं जिन पर दूसरे सभी जीव निर्भर रहते हैं। वन क्या हैं? प्राथमिक उत्पादक हैं, इन पर सारे जीव निर्भर रहते हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले हम आपको बताते हैं हमने क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कि जिस स्थलखंड या जिस ग्रह पर हम रहते हैं वहाँ पर विभिन्न प्रकार की वनस्पति, जीव जंतु आदि पाए जाते हैं, जिसमें छोटे से लेकर बड़े वनस्पति जगत और जीवधारी पाए जाते हैं, जिसमें वटवृक्ष से लेकर हाथी, ब्लू व्हेल आदि पाए जाते हैं, जो पारिस्थितिक तंत्र को नियंत्रित करते हैं। इस पर जैव विविधता को बनाए रखने के लिए हम इसका एकमात्र हिस्सा हैं। हम जिन पर अस्तित्ववान हैं या निर्भर रहते हैं उसमें वायु, जल और मृदा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। पौधे, पशु, सूक्ष्मजीवी इन सभी का पुनः सृजन करते हैं, और वन पारिस्थितिक तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो प्राथमिक उत्पादक हैं जिन पर दूसरे जीवधारी निर्भर रहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। वन्य जीवन और कृषि फसल उपजातियों में अत्यधिक जैव विविधता पाई जाती है। यह आकार और कार्य में विभिन्न है, परंतु अंतर निर्भरताओं के जटिल जाल द्वारा एक तंत्र में गुथी हुई हैं। भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात, यदि आप आसपास नज़र दौड़ाते हैं तो आप पाएंगे कि कुछ ऐसे प्राणी और पौधे हैं जो अपने क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। कहने का मतलब है, अगर हम भारत के वनस्पति जात और प्राणी जात को देखें तो देखेंगे कि हमारे आसपास कुछ ऐसे प्राणी या पौधे पाए जाते हैं जो केवल हमारे ही क्षेत्र में मिलते हैं।
इसके अतिरिक्त कहीं नहीं मिलते। वास्तव में भारत जैव विविधता के संदर्भ में विश्व के सबसे समृद्ध देशों में से एक है। सबसे समृद्ध देशों में से एक है। यहाँ विश्व की सारी जैव उपजातियों की 8% संख्या मिलती है। कितनी प्रतिशत संख्या मिलती है? 8%, लगभग 16 लाख। ये ध्यान रखना है, डेटा पाई जाती हैं। ये सभी खोजी जाने वाली उपजातियों से 2 या 3 गुना हैं। कितनी हैं? अभी तक जितनी खोजी गई हैं उससे 2 या 3 गुना हैं। आप पहले ही भारत में पाए जाने वाले वनों और वन्य जीव संसाधनों के क्षेत्रफल और किस्मों के बारे में पढ़ चुके हैं। आपने सोचा होगा कि इन संसाधनों का आपके दैनिक जीवन में क्या महत्व है। ये विविध वनस्पति जात और प्राणी जात हमारे हर रोज़ के जीवन में इतने गुथे हुए हैं कि हम इसकी कद्र नहीं करते, परंतु पर्यावरण के प्रति हमारी असंवेदना के कारण पिछले कुछ समय से इन संसाधनों पर भारी दबाव पड़ा है। कि भारत जैव विविधता संपन्न देश है, इसमें उपजातियों की 8% संख्या लगभग 16 लाख पाई जाती है, जो अभी तक खोजी गई उपजातियों से 2 या 3 गुना है। लेकिन है क्या? हम इन सभी की कद्र नहीं करते और संसाधनों का अपने दैनिक जीवन में कोई महत्व नहीं समझते, जिसके चलते हुए प्राणी जात के प्रति हमारी असंवेदना के कारण इन संसाधनों पर भारी बोझ पड़ा है। भारत में वन और वन्य जीव संरक्षण, इसके लिए हमने क्या कदम उठाए हैं, आओ इनके बारे में भी देखते हैं। वन्य जीव और वनों में तेज गति से हो रहे ह्रास के कारण इनका संरक्षण बहुत आवश्यक हो गया है। संरक्षण क्या हो गया है? आवश्यक हो गया है। क्यों? क्योंकि इनमें तेजी से ह्रास हो रहा है। हमें वनों और वन्य जीवों का संरक्षण करना आवश्यक क्यों है? संरक्षण से पारिस्थितिक विविधता बनी रहती है। कारण पारिस्थितिक विभिन्नता बनी रहती है तथा हमारे जीवन साध्य साधन जल वायु मृदा बने रहते हैं। यह विभिन्न जातियों में बेहतर जनन के लिए वनस्पति और पशुधन में जीन्स विविधता को भी संरक्षित करती है। उदाहरण के तौर पर हम कृषि में भी अभी भी पारंपरिक फसलों पर निर्भर हैं। कहने का मतलब है कि जो भारत में वन और वन्य जीवों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? क्यों आवश्यक है? क्योंकि यहाँ पर तेजी से इन सभी वनों में या वन्य जीवन में तेजी से क्षरण हो रहा है, ह्रास हो रहा है उनका। इसके लिए ये आवश्यक है, क्योंकि संरक्षण से जो पारिस्थितिक विविधता है वो बनी रहती है और हमारे जीवन के साध्य हैं, जो साधन हैं जल वायु और मृदा, ये भी बने रहते हैं। विभिन्न प्रजातियों में बेहतर जनन के लिए वनस्पति पशुओं में जीन्स विविधता को संरक्षित करती है। चलिए आगे देखते हैं। जलीय जैव विविधता मोटे तौर पर मछली पालन बनाए रखने पर निर्भर है। इस वन और वन्यजीव संरक्षण के लिए देखिए हम क्या क्या प्रयास कर रहे हैं। शांत घाटी के मुखली नर्सरी में आदिवासी युवतियाँ बांस के पौधे लगाती हुई ये दिखाई पड़ रही हैं यहाँ पर तुम्हें। क्यों बांस के पौधे लगाए जा रहे हैं? क्योंकि जैव विविधता को बनाए रखने के लिए। यहाँ पर देखेंगे नीचे छोटे छोटे जंगली उत्पादों को बेचती आदिवासी महिलाएं। ये जंगली उत्पाद हैं छोटे छोटे, उनको बेचती हुई आदिवासी महिलाएं हैं ये। और इधर देखेंगे सूखी पत्तियों को एकत्रित करती हुई आदिवासी महिलाएं, ये आपको दिखाई दे रहे हैं। ये सूखी पत्तियों को कहाँ से? वनों से एकत्रित किया जाता है। चलिए उन्नीस सौ 60 और 70 के दशक के दौरान पर्यावरण संरक्षकों ने राष्ट्रीय वन्यजीव सुरक्षा कार्यक्रम की पुरजोर मांग की। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, ध्यान रखना कई बार पूछा जा चुका है। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? 1972 में लागू हुआ, जिसमें वन्य जीवों के आवास रक्षण के अनेक प्रावधान थे। सारे भारत में रक्षित जातियों की सूची भी प्रकाशित की गई। इस कार्यक्रम के तहत बची हुई संकटाग्रस्त जातियों के बचाव पर, शिकार प्रतिबंधन पर, वन्यजीव आवासों का कानूनी रक्षण तथा जंगली जीवों के व्यापार पर रोक लगाने आदि पर प्रबल जोर दिए गए।
जब संरक्षण बना, वन्यजीव अधिनियम बना, तो उसमें क्या क्या कार्य किए गए? लक्षित जातियों की सूची को प्रकाशित किया गया, बची हुई जो संकटाग्रस्त प्रजातियां थीं उनके बचाव पर जोर दिया गया, शिकार पर प्रतिबंध लगाया गया, वन्यजीव आवासों को कानूनी संरक्षण प्रदान किया, जंगली जीवों के व्यापार पर रोक लगाई गई। तत्पश्चात केंद्रीय सरकार व कई राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव पशु विहार स्थापित किए, जिनके बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं। केंद्रीय सरकार ने कई परियोजनाओं को भी घोषणा की, जिनका उद्देश्य गंभीर खतरे में पड़े कुछ विशेष वन प्राणियों को रक्षण प्रदान करना था। इन प्राणियों में बाघ, एक सींग वाला गैंडा, किस किस को रक्षण प्रदान किया गया? बाघ के लिए, एक सींग वाले गैंडे के लिए, कश्मीरी हिरण के लिए, हंगुल के लिए, 3 प्रकार के मगरमच्छ, स्वच्छ जल के मगरमच्छ, लवड़ी जल के मगरमच्छ और घड़ियाल के लिए, एशियाई शेर और अन्य प्राणी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त और किस किस के लिए संरक्षण दिया गया? पूछ लिया जाता है डायरेक्ट क्वेश्चन। कुछ समय पहले भारतीय हाथी, कैसा भारतीय हाथी? काला हिरण, चिंकारा, भारतीय गोडावन और हिम तेंदुआ आदि के शिकार और व्यापार पर संपूर्ण अथवा आंशिक प्रतिबंध लगाकर कानूनी रक्षण दिया गया। अब देखते हैं हम बाघ परियोजना। क्या बाघ परियोजना क्या थी? वन्यजीव संरचना में बाघ, टाइगर एक महत्वपूर्ण जंगली जाति है। 1973 में अधिकारियों ने पाया कि देश में 20वीं शताब्दी के आरंभ में बाघों की संख्या, अनुमानित संख्या कितनी थी? 55,000 से घटकर मात्र 1,827 रह गई। 20वीं शताब्दी में कितनी थी? 55,000 थी और घटकर अब कितनी रह गई? 1,827 रह गई थी। बाघों को मारकर उनके व्यापार के लिए चोरी करना, आवासीय स्थलों का सिकुड़ना, भोजन के लिए आवश्यक जंगली उपजातियों की संख्या कम होना और जनसंख्या में वृद्धि बाघों की घटती संख्या के कारण हैं। इसके कारण क्या क्या थे? बाघों को मारकर व्यापार किया जाता था, चोरी करना, आवासीय स्थलों को सिकुड़ना, जो आवासीय स्थल थे उनके, किसके? बाघों के, वो कम हो रहे थे, भोजन के लिए आवश्यक जंगली उपजातियों की संख्या कम हो, उनके भोजन के लिए जो आवश्यक उपजातियां थी जंगली, उनकी संख्या कम हो रही थी। जनसंख्या में वृद्धि बाघों की घटती संख्या के कारण है। जनसंख्या में वृद्धि हो रही है अन्य जीवों की, वो किसके कारण हो रही थी? बाघों की संख्या घट गई, अन्य जीव जंतु फल फूलने लगे। बाघों की खाल का व्यापार और उनकी हड्डियां का एशियाई देशों में परंपरागत औषधियों में प्रयोग के कारण यह जाति विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई। इसका प्रयोग किस में किया जाता था? परंपरागत औषधियों में किया जाता है। क्योंकि भारत और नेपाल दुनिया की 2/3 बाघों की आवासीय उपलब्ध कराते हैं। कौन कौन? भारत और नेपाल दुनिया की 2/3 बाघों को, कितने बाघों को? 2/3 बाघों को आवास उपलब्ध कराते हैं। अतः ये देश ही शिकार, चोरी और गैरकानूनी व्यापार करने वालों के मुख्य निशाने पर हैं। प्रोजेक्ट टाइगर विश्व की बेहतरीन वन्य जीव परियोजनाओं में से एक है। इसकी शुरुआत किसकी? प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी? 1973 में। बाघ संरक्षण मात्र एक संकटाग्रस्त जाति को बचाने का प्रयास नहीं है, अपितु क्या है? देख पा रहे हैं, ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में गैंडा है और इधर हिरन है। ये वाला पिक्चर जो देख पा रहे हैं, बड़ा अद्भुत दृश्य है और सुंदर दृश्य है। देखिए, उसका उद्देश्य बहुत बड़े आकार के जैव जगत को भी बचाना है। उत्तराखंड में कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड में। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन कहाँ है? पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश में माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। राजस्थान में सरिस्का वन्यजीव पशु विहार। असम में मानस बाघ रिजर्व और केरल में पेरियार बाघ रिजर्व भारत में बाघ संरक्षण परियोजना के उदाहरण हैं। इसको विशेष रूप से ध्यान रखें। उत्तराखंड में कॉर्बेट, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन, मध्य प्रदेश में माधवगढ़, राजस्थान में सरिस्का और असम में मानस, केरल में पेरियार भारत में बाघ संरक्षण परियोजना के उदाहरण हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आजकल संरक्षण परियोजना जैव विविधता पर केंद्रित होती हैं, न कि इसके विभिन्न घटकों पर। संरक्षण के विभिन्न तरीकों की गहनता से खोज की जा रही है।
संरक्षण नियोजन में कीटों को भी महत्व मिल रहा है। वन्य जीव अधिनियम 1980, कौन सा 1980 और 1986 के तहत सैकड़ों तितलियों, पतंगों, भृंगों और एक ड्रैगन फ्लाई को भी संरक्षित प्रजातियों में शामिल किया गया। किस किस को? तितलियों को, पतंगों, भृंगों और ड्रैगन फ्लाई को भी संरक्षित प्रजातियों में शामिल किया गया है। 1991 में पौधों की 6 प्रजातियां पहली बार इस सूची में शामिल की गई थी। किसमें? संकटाग्रस्त परियोजना के तहत। आइए देखते हैं वन और वन्यजीव संसाधनों के प्रकार और वितरण। यदि हम वन और वन्यजीव संसाधनों को संरक्षित करना चाहें तो उनका प्रबंधन, नियंत्रण और विनियमन अपेक्षाकृत कठिन है। भारत में अधिकतर वन और वन्यजीवन या तो प्रत्यक्ष रूप में सरकार के अधिकार क्षेत्र में है या वन विभाग अथवा वन्य विभाग अन्य विभागों के जरिए सरकार के प्रबंधन में है। इन्हें निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है। एक होते हैं आरक्षित वन। देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन हैं। आधे से अधिक क्षेत्र कैसे हैं? आरक्षित वन घोषित किए गए हैं। जहाँ तक वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण की बात है, आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना गया है। आरक्षित वनों को क्या माना गया है? सर्वाधिक मूल्यवान होते हैं ये। दूसरा है रक्षित वन। एक था आरक्षित, ये है रक्षित। आरक्षित सबसे ज़्यादा मूल्यवान। वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा, कितना? 1/3 हिस्सा रक्षित है। इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है। तीसरा है अवर्गीकृत वन। अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं, अवर्गीकृत वन कहे जाते हैं। संरक्षित और रक्षित वन ऐसे स्थायी वन होते हैं जिनका रखरखाव इमारती लकड़ी, अन्य वन पदार्थों और उनके बचाव के लिए किया जाता है। देखते हैं मध्य प्रदेश में स्थायी वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है। एमपी में स्थायी वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है, जो कि प्रदेश के कुल वन क्षेत्र का 75% है। मध्य प्रदेश के कुल वन क्षेत्र का 75% है। इसके अतिरिक्त जम्मू और कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में भी कुल वनों में एक बड़ा अनुपात आरक्षित वनों का है, जबकि बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान में कुल वनों में रक्षित वनों का एक बड़ा अनुपात है। कुल वनों का एक बड़ा अनुपात है। किसका? आरक्षित वनों में कहाँ है? हरियाणा, बिहार, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान में। ठीक है। और अनुपात पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में और गुजरात में। किसमें? पूर्वोत्तर के सभी राज्य और गुजरात में अधिकतर वन क्षेत्र अवर्गीकृत वन हैं तथा स्थानीय समुदायों के प्रबंधन में हैं। कहाँ पर? गुजरात में। जो समुदाय और वन संरक्षण की नीतियाँ हमारे देश में कोई नई बात नहीं है। हम आमतौर पर इस बात से अनजान हैं कि वन हमारे देश में कुछ मानव प्रजातियों के आवास भी हैं। भारत के कुछ क्षेत्रों में तो स्थानीय समुदाय सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर अपने आवास स्थलों के संरक्षण में जुटे हैं, क्योंकि इसी से ही दीर्घकाल में उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है। सरिस्का बाघ रिजर्व में राजस्थान के गाँव के लोग वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत गांव से खनन कार्य बंद करवाने के लिए संघर्षरत हैं। कहाँ पर? सरिस्का बाघ राजस्थान संघर्षरत हैं। कई क्षेत्रों में तो लोग स्वयं वन्य जीव आवासों की रक्षा कर रहे हैं और सरकार की ओर से हस्तक्षेप भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। राजस्थान के अलवर जिले में 5 गाँव, कहाँ पर? राजस्थान के अलवर जिले में 5 गाँव में के लोगों ने तो 1200 हेक्टेयर वन भूमि भैरवदेव डाकव, किसको? भैरवदेव सेंचुरी घोषित कर दी। राजस्थान में भैरवदेव डाकव सेंचुरी घोषित कर दी, जिसके अपने ही नियम कानून हैं जो शिकार वर्जित करते हैं तथा बाहरी लोगों को घुसपैठ से यहाँ के वन्य जीवन को बचाते हैं। पवित्र पेड़ों के झुरमुट, विविध और दुर्लभ प्रजातियों की संपत्ति। चलो इसको भी देख लेते हैं। प्रकृति की पूजा सदियों पुराना जनजातीय विश्वास है, जिसका आधार प्रकृति के हर रूप की रक्षा करना है। इन्हीं विश्वासों से
ने विभिन्न वनों को मूल और एवं कौमार्य रूप में बचाकर रखा है। इन्हें पवित्र पेड़ों के झुरमुट देवी देवताओं के वन कहते हैं। वनों के इन भाग में या तो वनों के ऐसे पेड़ बड़े भागों में स्थानीय लोग ही घुसते हैं तथा न ही किसी और को छेड़छाड़ करने देते हैं। ना ही तो उसमें स्थानीय लोग घुसते हैं, ना ही किसी को छेड़छाड़ करने देते हैं। कुछ समाज कुछ विशेष पेड़ों की पूजा करते हैं और आदिकाल में उनका संरक्षण करते आ रहे हैं। छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजातियाँ, कहाँ पर? छोटा नागपुर क्षेत्र में कौन सी? मुंडा और संथाल जनजातियाँ महुआ और कदम के पेड़ों की पूजा करते हैं। ध्यान रखना इस बात का विशेष। छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल प्रजातियाँ जो हैं किसकी पूजा करती हैं? महुआ और कदम के पेड़ों की पूजा करती हैं। कदम। उड़ीसा और बिहार की जनजातियाँ, उड़ीसा और बिहार की जो जनजातियाँ हैं शादी के दौरान इमली और आम के पेड़ों की पूजा करती हैं। बिहार में और उड़ीसा में इमली और आम के पेड़ की पूजा की जाती है। कब? शादी के दौरान। इसमें से बहुत से व्यक्ति पीपल और वट वृक्ष को पवित्र मानते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिसमें पीपल और वट वृक्ष को पवित्र मानते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर ये दिखाया गया है चित्र घड़ियाल ऑन दी ब्रिंक। घड़ियालों का चित्र दिखाया गया है। ये घड़ियाल हैं, यहाँ पर आवश्यक पक्षी हैं। ठीक। बर्ड डिटेल्स ब्लेम्ड ऑन डर्टी यमुना, बर्ड डेथ्स ब्लेम्ड ऑन डर्टी यमुना। क्या आप उपयुक्त समस्याओं के निदान के कारण ज्ञात कर सकते हैं कि जो यमुना में जो बर्ड हैं वो कैसे डाइड हो रही हैं? चलिए आगे चलते हैं। भारतीय समाज में अनेक संस्कृतियां हैं और प्रत्येक संस्कृति में प्रकृति और उसकी कृतियों को संरक्षित करने के अपने पारंपरिक तरीके हैं। आमतौर पर झरनों, पहाड़ों, चोटियों, पेड़ों और पशुओं को पवित्र मानकर उनका संरक्षण किया जाता है। आप अनेक मंदिरों के आसपास बंदर और लंगूर पाएंगे। उपासक उन्हें खिलाते पिलाते हैं और मंदिर के भक्तों में गिनते हैं। राजस्थान में बिश्नोई गांव, कौन सा? राजस्थान का बिश्नोई गांव। आसपास के काले हिरण, चिंकारा, नीलगाय, मोरों के झुंड देख सकते हैं जो वहाँ के समुदाय का अभिन्न हिस्सा हैं और उनको नुकसान नहीं पहुँचाता। हिमालय में प्रसिद्ध चिपको आंदोलन, कहाँ पर? हिमालय में चिपको आंदोलन कई क्षेत्रों में वन कटाई को रोकने के लिए कामयाब नहीं रहा। वन कटाई को रोकने के लिए कामयाब नहीं रहा, अपितु यह भी दिखाया गया कि स्थानीय पौधों की प्रजातियों को प्रयोग करके सामुदायिक वनीकरण अभियान को सफल बनाया जा सकता है। पारंपरिक संरक्षण तरीकों को पुनर्जीवित अथवा पारिस्थितिकी कृषि के नए तरीकों का विश्वास अब व्यापक हो गया है। टिहरी में किसानों का बीज बचाओ आंदोलन और नवधान्य ने दिखा दिया है। बीज बचाओ आंदोलन कहाँ पर? टिहरी में। बीज बचाओ आंदोलन और नवधान्य ने दिखा दिया है कि रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के बिना भी विविध फसल उत्पादन द्वारा आर्थिक रूप से व्यवहारिक कृषि उत्पादन संभव है। भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम क्षरित वनों के प्रबंधन और पुनर्निर्माण में स्थानीय समुदायों की भूमिका के महत्व को उजागर करते हैं। औपचारिक रूप से इन कार्यक्रमों की शुरुआत 1988 में हुई, जब उड़ीसा राज्य ने संयुक्त वन प्रबंधन पहला प्रस्ताव पास किया। किसने? संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया 1988 में उड़ीसा ने। वन विभाग के अंतर्गत संयुक्त वन प्रबंधन रक्षित वनों के बचाव के लिए कार्य करता है। वन प्रबंधन किसके लिए कार्य करता है? रक्षित वनों के बचाव के लिए कार्य करता है। और इसमें गांव के स्तर पर संस्थाएं बनाई जाती हैं गांव स्तर पर, जिसमें ग्रामीण और वन विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप से कार्य करते हैं। इसके बदले ये समुदाय मध्य स्तरीय लाभ जैसे गैर इमारती वन उत्पादों के हकदारी होते हैं तथा फसल संरक्षण से प्राप्त इमारती लकड़ी लाभ में भी भागीदार होते हैं। भारत में पर्यावरण के विनाश और पुनर्निर्माण की क्रियाशीलताओं से सीख मिलती है कि स्थानीय समुदायों को हर जगह प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में शामिल करना चाहिए, परंतु स्थानीय समुदायों को फैसले लेने की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका में आने में अभी देर है। अतः वे ही विकास क्रियाएं मान्य होनी चाहिए जो जनमानस पर केंद्रित हों, पर्यावरणीय हितैषी हों, आर्थिक रूप से प्रतिफलित हों। नीचे से ही पढ़ लेते हैं। पेड़ एक विशेष, असीमित, दयालु और
उदारपूर्ण जीवधारी है, जो अपने सतत पोषण के लिए कोई मांग नहीं करता और दानशीलतापूर्वक अपने जीवन की क्रियाओं को भेंट करता है। यह सभी की रक्षा करता है और स्वयं पर कुल्हाड़ी चलाने वाले विनाशक को भी छाया प्रदान करता है। ऐसा कौन कहते हैं? गौतम बुद्ध 487 ईसा पूर्व में उन्होंने यह कहा था।